Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS. In this video series related to HPSC Computer Lecture, in this class we are going to discuss SQL, that is Structured Query Language. So let's get started. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस और क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल क्या है? इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड इट इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा stored in relational databases. It was initially designed by Donald Chamberlain and Raymond Boyce. और जब इन्होंने इनिशियली डिज़ाइन किया था तब इसका नाम रखा था SEQUEL। ठीक है, बाद में इसे चेंज करके SQL किया गया और इसकी फुल फॉर्म क्या थी? स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। और SQL क्या है? एक एनसाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। एनसाई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ये क्या है? एनसाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज है और इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं अवेलेबल। टाइप्स ऑफ DBMS लैंग्वेज: डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो देखिए, क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम और ऑल्टर, ये सभी कमांड्स कौन सी हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की हैं। सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सब क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। ग्रांट एंड रिवोक, डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस हैं। रोल बैक एंड कमिट, ये क्या है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, एक बार तो ये आपने चार्ट अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, कई बार सिर्फ एक कमांड ही पूछ लेते हैं कि कौन सी लैंग्वेज के अंडर आती है। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से लर्न होगा तो आप इजीली उसे आंसर कर पाएंगे। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है सिंटेक्स। ठीक है, तो अभी हम इन सभी कमांड्स के क्या देखेंगे? सिंटेक्स देखेंगे। तो देखिए, DML की फुल फॉर्म क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DDL की है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DCL की है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। TCL की है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और एक कई बार हमारे को किसी डेटाबेस में मिलती है डेटा DQL, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज, या इसे डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज भी बोलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा सिलेक्ट किस में शो की हुई है? डेटा मैनिपुलेशन में। अगर डेटा क्वेरी लैंग्वेज या डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है तो सिलेक्ट कमांड यहाँ पर आ जाती है और बाकी टेबल आपका एज इट इज रहेगा। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसमें हमारे पास 5 कमांड्स होती हैं मेन: क्रिएट कमांड, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम। तो देखिए क्या करती हैं। क्रिएट कमांड क्या करेगी? इट क्रिएट्स अ न्यू टेबल और अ व्यू ऑफ अ टेबल और अदर ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस। ऑल्टर क्या करेगी? मॉडिफाई करेगी एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हमारा टेबल। ड्रॉप क्या करेगी? एंटायर टेबल को डिलीट कर देगी या उसके एक व्यू को डिलीट करिए या अदर ऑब्जेक्ट जो भी आपके डेटाबेस में हैं उन्हें डिलीट कर देगी। ट्रंकेट क्या करेगी? कंप्लीट डेटा को एग्जिस्टिंग टेबल में से डिलीट कर देगी। ठीक है, तो ट्रंकेट भी डिलीट कर रहा है, ड्रॉप भी डिलीट कर रहा है। एक और कमांड हमारी DML में होती है डिलीट, वो भी क्या करती है? डिलीट करती है। तो हम इनके डिफरेंसेस देखेंगे एक बार इनके सिंटेक्स डिस्कस करने के बाद। तो देखिए उसके बाद आती है एक रीनेम कमांड जो आपका नेम को चेंज कर देगी टेबल के या डेटाबेस के। चलिए सबसे पहले है क्रिएट डेटाबेस। सबसे पहली कमांड हमारी क्या है? क्रिएट। उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं डेटाबेस को क्रिएट करना, फिर हम देखेंगे कैसे हम टेबल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस इज आवर फर्स्ट कमांड। क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट क्या करेगी? क्रिएट कर देगी SQL डेटाबेस। सो क्रिएट डेटाबेस एंड देन डेटाबेस नेम। क्रिएट डेटाबेस एंड देन डेटाबेस नेम। यहाँ पे हमने क्या लिया? एम्प्लॉय। तो इससे क्या होगा? आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा एम्प्लॉय नाम से। नेक्स्ट हम क्या करें? शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस से क्या होगा? जितने भी डेटाबेसेस होंगे आपके सिस्टम में वो उनकी लिस्ट शो कर देगा कि एम्प्लॉय डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और कोई स्टूडेंट डेटाबेस है या जितने भी डेटाबेसेस हैं वो आपको शो कर देगा। ठीक है, यूज डेटाबेस करने से क्या होगा? जो भी यूज डेटाबेस या यूज जो भी डेटाबेस का नेम है अगर आप वो लिख देते हैं तो क्या करेंगे? आप उस डेटाबेस को स्टार्ट कर देंगे यूज करना। ठीक है, तो सो मेनी डेटाबेसेस कैन बी देयर इन एनी सिस्टम और उसमें से जिससे भी आप यूज करना चाहते हैं उसके लिए आप क्या लिखेंगे? यूज एंड देन डेटाबेस नेम। नेक्स्ट वी हैव क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्या लिखना है? क्रिएट टेबल एंड देन टेबल नेम। डेटाबेस के लिए हम क्या लिख रहे थे? क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। टेबल के लिए हम लिखेंगे क्रिएट टेबल एंड देन टेबल नेम।
अब देखिए टेबल में आपके पास डिफरेंट कॉलम्स होंगे, वो सभी कॉलम्स के नेम स्पेसिफाई करेंगे आप और डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, ये सिंटेक्स है, साथ के साथ एग्जांपल देखेंगे। पहले एक बार सिंटेक्स समझिए। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, आफ्टर दैट कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉलम 2 डेटा टाइप, कॉलम 3 डेटा टाइप, एंड जितने भी आपके कॉलम्स हैं उतने कॉलम्स के नेम स्पेसिफाई करेंगे और साथ के साथ उनके डेटा टाइप्स बताएंगे। उसके बाद अगर किसी को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो प्राइमरी की लिखेंगे और उस कॉलम का नाम लिख देंगे। यहाँ पे अगर तो सिंगल कॉलम है जो प्राइमरी की तरह वर्क कर रहा है तो वो सिंगल कॉलम, अगर दो कॉलम्स इकट्ठा जॉइंटली वर्क करें एक प्राइमरी की तरह तो उन दोनों कॉलम्स के नेम लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, क्रिएट टेबल EMP। EMP क्या ले रहे हैं, हम टेबल ले रहे हैं। ठीक है, हम अपने पूरा इस क्लास में EMP को ही यूज़ करेंगे एज अ टेबल नेम। तो यहाँ पे देखिए आईडी इसमें क्या है, एक कॉलम है जिसमें जो किस टाइप का है, इंट टाइप का है और नॉट नल लिखा है कि वो नल नहीं हो सकता। उसके बाद नेम varchar 20 उसका डेटा टाइप है और नॉट नल। एज इंटीजर होगी और वो भी नॉट नल। एड्रेस कैरेक्टर 25, सैलरी डेसिमल में होगी और 18,2 की 2 अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स जा सकता है वो। एंड देन वी हैव प्राइमरी की में हमने क्या दिया, आईडी दिया कि आईडी क्या रहेगी, इसकी प्राइमरी की रहेगी। ठीक है, ये आपकी कमांड थी क्रिएट टेबल कमांड। बनाने के बाद अब क्या देखना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं सपोज, और उसके ऊपर क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। तो हम उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, DESC। ठीक है, ये किसके लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, जो भी आपका स्ट्रक्चर है टेबल का वो शो कर देगा ये। तो फील्ड आईडी, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी। टाइप कौन सी टाइप है, ठीक है, और नल कौन से नहीं हो सकते, नो नो नो, ये तीनों हमारे नल नहीं हो सकते, यस यस ये पॉसिबल है नल होना। की प्राइमरी की कौन सी है, आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया है। डिफॉल्ट ये वैल्यूज नल हो सकती हैं, कुछ और है तो वो चीज़ शो कर देगा। सो हम DESC से क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को अगर हमने चेक करना है तो वो चीज़ हम इसके थ्रू डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ड्रॉप और डिलीट डेटाबेस। ठीक है, ड्रॉप करा रहे हैं आप या डिलीट करा रहे हैं डेटाबेस को, ये आपकी कौन सी कमांड है, DDL कमांड है। ठीक है, DDL कमांड मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आती है। ठीक है, तो अगर जब भी हम ड्रॉप यूज करेंगे तो जो भी डेटाबेस होगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। वो कैसे डिलीट होगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा मेमोरी में से। ठीक है, जो ड्रॉप कमांड यूज करने से आपका जो DDL की कमांड है, ड्रॉप कमांड यूज करने से आपका जो डेटाबेस है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉप अगर आप यूज करें, ड्रॉप डेटाबेस नेम, तो इससे क्या होगा, आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ड्रॉप डेटाबेस एम्प्लॉय, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, ड्रॉप डेटाबेस भी लिखेंगे और साथ में डेटाबेस का नेम। तो जो ये एम्प्लॉय डेटाबेस है इसका सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अगर कोई भी आप डिलीट करना चाहते हैं और कोई और यूज़र है जो इस डेटाबेस को यूज़ कर रहा है करंटली, तो आप ड्रॉप कमांड को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपका डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहा है कोई भी, तब आप उसे ड्रॉप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉप या डिलीट हम कर रहे हैं टेबल को। ठीक है, अब हम ड्रॉप कर रहे हैं टेबल को, तो उसके लिए कमांड कौन सी यूज करें हम, ड्रॉप कमांड। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप टेबल EMP। अब अगर हमने ड्रॉप कर दिया EMP, जो हमने टेबल अभी कंस्ट्रक्ट किया है क्रिएट टेबल के थ्रू, तो अगर हमने ड्रॉप उसके ऊपर यूज कर लिया तो वो टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा आपके रिकॉर्ड से। ऐसा नहीं है कि जो उसके अंदर हमने अगर कुछ डेटा फिल किया हुआ है वो डिलीट होगा और स्ट्रक्चर रह जाएगा, नहीं। इस केस में क्या होगा, ड्रॉप कमांड के केस में क्या होता है कि जो भी पूरा आपका टेबल है वो मेमोरी से डिलीट हो जाएगा और उसको आप वापस रोल बैक भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टेबल है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जो भी है डेटा एज वेल एज जो स्ट्रक्चर है वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रंकेट टेबल। सो द SQL ट्रंकेट टेबल कमांड इज यूज्ड टू डिलीट कंप्लीट डेटा फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल। ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, ट्रंकेट टेबल EMP। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि जो ट्रंकेट टेबल अगर हम यूज करते हैं, ट्रंकेट टेबल कमांड यूज करते हैं इसमें, और ड्रॉप कर रहे हैं अगर हम टेबल को, तो उसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए ड्रॉप करने में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी डिलीट हो गया। ये अगर हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था ID, नेम एंड वॉट एवर, ठीक है, तो इस तरह से अगर फील्ड्स थे हमारे तो ये स्ट्रक्चर भी डिलीट हो गया, और यहाँ पे अगर हमने IDs के साथ कुछ डेटा फीड किया हुआ था वो भी डिलीट हो गया।
लेकिन ट्रंकेट टेबल से क्या होगा, जितने भी आपका डेटा है यहाँ, जितने भी एम्प्लॉयज़ का डेटा आपने फिल किया हुआ है, सपोज 10 एम्प्लॉयज़ का, 50 एम्प्लॉयज़ का, तो वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, सिर्फ डेटा डिलीट होगा, जो आपका स्ट्रक्चर है लाइक आईडी नेम, 2 फील्ड्स हमने लिए हुए हैं, तो वो आपका स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा ट्रंकेट यूज करने से, और डेटा जितना भी है वो डिलीट हो जाएगा ट्रंकेट टेबल से। ठीक है, सो ट्रंकेट टेबल कमांड किस तरह से यूज करेंगे, ट्रंकेट टेबल एंड देन टेबल नेम। नेक्स्ट वी हैव ऑल्टर टेबल कमांड। ये भी आपकी अगेन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। ठीक है, जब भी हम मॉडिफाई करेंगे डेटा को, सो वो क्या हो जाएंगी, आपकी DML में आ जाएंगी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आ जाएंगी। यहाँ पे ऑल्टर कमांड के थ्रू भी हम क्या करें, अपने कॉलम्स को मॉडिफाई करें, कि कॉलम ऐड कर रहे हैं या किसी कॉलम को डिलीट कर रहे हैं, डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं, तो वो किसके ऊपर इफेक्ट करे, जो डेटा की डेफिनेशन है। ठीक है, जो डेटा हमने बना रखा है, जो डेटाबेस है या टेबल है, उसकी डेफिनेशन को बेसिकली चेंज कर रहा है। ठीक है, सो डेटा जो टेबल की डेफिनेशन को चेंज करेगा वो सब किस में आ जाएगा, DDL में। जो उसके डेटा को चेंज करेगा वो सब किस में आएंगे, DML में आएंगे। सो अगर ऑल्टर टेबल की कमांड, टेबल कमांड से हमें क्या करना है, ऐड करना है एक नया कॉलम, तो हम कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम एंड देन ऐड कॉलम नेम और डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्टर टेबल लिखेंगे, फिर टेबल का नाम लिखेंगे, किस टेबल में करना चाहते हो, ऐड करेंगे कॉलम का नेम और फिर डेटा टाइप। तो इसके एग्जांपल में देखिए, अगर हम उसी एम्प्लॉय टेबल में अपने ऑल्टर टेबल EMP टेबल में ऐड करना चाहते हैं कॉलम HRA जो इंटीजर टाइप का है, तो ये कमांड देंगे, ऑल्टर टेबल टेबल नेम एंड देन ऐड कॉलम नेम एंड देन डेटा टाइप। इसी तरह से अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, हमने ये ऐड करा लेकिन अभी हमें कुछ टाइम बाद लगा हमारे यूज़ का नहीं है ये कॉलम, तो हम डिलीट कर सकते हैं। सो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम एंड देन ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। सो फॉर दैट ऑल्टर टेबल EMP एंड ड्रॉप HRA। ठीक है, तो यहाँ इससे आपके पास क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा आपका कॉलम। चेंज द डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम। अब अगर हम डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं, लाइक अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने नेम जो लिया हुआ था, इसमें पहले से फील्ड कॉलम एक लिया हुआ है, तो उसका हमने लिखा हुआ है varchar 20 सपोज डेटा टाइप में। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं, कि 25 कैरेक्टर्स तक हम उससे अलाउ करना चाहते हैं। सो दैट वे हम इसे चेंज कर सकते हैं। या डेटा टाइप आपको कई बार ऐसा लगता है इंटीजर से डेसिमल होना चाहिए या कुछ और चेंज करना चाहते हैं, तो आप यूज़ करेंगे ऑल्टर टेबल कमांड। सो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम नेम, देन डेटा टाइप। सो यहाँ पे देखिए ऑल्टर टेबल, टेबल नेम लिया, फिर मॉडिफाई कॉलम एज इट इज लिखेंगे एंड देन कॉलम नेम लिखेंगे, और फिर जो भी आप उसे डेटा टाइप असाइन करना चाहते हैं, चाहे उसका रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे 20 से 25 कर दिया, या नेम है और varchar है उसे कुछ और करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, नेम तो varchar ही रहेगा। तो इस तरह से कोई और अगर कॉलम है उसका डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं तो आप उस यहाँ पे न्यू डेटा टाइप लिख दीजिए। Next we have rename table. So for rename, 2 syntaxes are there. Rename and then old table name जो होगा to new table name. ठीक है, अभी हमारा सपोज EMP टेबल नेम है, तो हम उसे रीनेम करना चाहते हैं, रीनेम EMP टू EMP डिटेल्स। तो ये हमारे टेबल का नया नाम हो जाएगा, पुराना नाम टू नया नाम। ठीक है, सो रीनेम EMP टू EMP डिटेल्स में ये ओल्ड नेम है और ये न्यू नेम हो जाएगा। यहाँ पे किस तरह से सिंटेक्स रहेगा आपका, रीनेम ओल्ड नेम टू न्यू नेम। सेकेंड सिंटेक्स क्या है रीनेम करने के लिए टेबल को, ऑल्टर टेबल, ओल्ड टेबल नेम एंड देन रीनेम टू, आफ्टर दैट न्यू टेबल नेम। सो ऑल्टर टेबल EMP, रीनेम टू EMP डिटेल्स। ठीक है, तो ये 2 तरीके से आप रीनेम कर सकते हो अपने टेबल को, रीनेम EMP टू EMP डिटेल्स, ऑल्टर टेबल EMP, रीनेम टू EMP डिटेल्स। इस तरह से आप रीनेम कर सकते हैं। ये थी हमारी DDL की कमांड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी DML की कमांड्स। उसमें आपके पास आ जाती है सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। सिलेक्ट कमांड क्या करेगी, रिट्रीव करेगी सर्टेन रिकॉर्ड्स फ्रॉम 1 और मोर टेबल्स। इंसर्ट क्या करेगा, क्रिएट करेगा रिकॉर्ड को, अपडेट मॉडिफाई करेगा, और डिलीट कर देगा रिकॉर्ड को। तो सबसे पहले हमारे पास है इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट का सिंटेक्स क्या रहेगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम,
और जो भी कॉलम्स है, कॉलम 1 से लेकर कॉलम n तक वैल्यूज आप इंसर्ट कर दीजिए, वैल्यू 1 2 3 अप टू n। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि सभी कॉलम्स में इंसर्ट करना है तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड वैल्यूज़। अगर आपको ऐसा है कि किसी कॉलम में आपने वैल्यू नहीं देनी है, ठीक है, तो आप कॉलम के नेम्स लिख सकते हैं और वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ दे सकते हैं तो वो वैल्यूज़ इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इंसर्ट इनटू EMP ID नेम एज एड्रेस सैलरी वैल्यूज 5 हार्दिक 27 भोपाल 8500। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आईडी में 5 चला जाएगा, नेम में हार्दिक, एज में 27। इसी तरह से हम जितने भी रिकॉर्ड सेव करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड सेव कर लेंगे, चाहे हमें 10 करने हैं, 20 करने हैं, 100 करने हैं। ठीक है, और अगर आप सभी कॉलम्स में वैल्यूज इंसर्ट करें तो फिर इसे आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, इसे यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ कॉलम्स जो होते हैं उन्हें हम हर एक रिकॉर्ड के लिए फिल नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें हम कॉलम नेम्स ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल में। नेक्स्ट वी हैव सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी में आपके पास क्या, आप कुछ रिट्रीव कर रहे हो डेटा को, ठीक है ना, तो यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम n फ्रॉम टेबल नेम। तो अगर आप कुछ स्पेसिफाइड कॉलम्स को फेच करना चाहते हो तो कॉलम 1 कॉलम 2 लिख देंगे और टेबल नेम लिख देंगे फ्रॉम टेबल नेम। और अगर आपको सभी पूरा का पूरा डेटा चाहिए, जितने भी कॉलम्स हैं और जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सब चाहिए, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो इसके एग्जाम्पल में देखिए, सेलेक्ट ID नेम सैलरी फ्रॉम EMP। तो अब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उनका क्या क्या चीज़ हमें रिटर्न कर देंगे, वो ID नेम एंड सैलरी। ठीक है, एड्रेस नहीं देंगे वो हमें, एज नहीं देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करेंगे तो जो भी हमारा टेबल है एज इट इज़, हमें जितना भी हमने उसमें रिकॉर्ड्स सेव किए हुए हैं वो हमें एज इट इज़ रिटर्न कर देगा, एज इट इज़ हमें शो कर देगा। नेक्स्ट वी हैव वेयर क्लॉज। ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी में हम वेयर क्लॉज यूज करते हैं कंडीशंस देने के लिए। ठीक है, कि अगर कहीं पे भी रिकॉर्ड्स में वो चेक करेगा, जहाँ पे भी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो वाले रिकॉर्ड्स हमें वो रिटर्न करेगा। तो देखिए, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम n फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन इज दिस। सो सेलेक्ट ID नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 200। अगर हमारा टेबल है, टेबल में 5 एम्प्लॉयज़ का डेटा है सपोज, और जो सैलरी है हम एम्प्लॉयज़ की वो है सपोज, एक एम्प्लॉय की है 20,000, एक की है 10,000, एक की है 2,000 से कम ले लेते हैं 1,500, एक में है 30,000 और एक में है सपोज 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, अब ये उन एम्प्लॉयज़ का डेटा हमें रिटर्न करेगा जिनकी सैलरी क्या है, ग्रेटर देन 2,000 है। तो जो ये थर्ड एम्प्लॉय है इसकी डिटेल्स नहीं रिटर्न करेगा, बाकी चारों की डिटेल्स रिटर्न करेगा हमें, ID नेम और सैलरी, बाकी चारों एम्प्लॉयज़ का हमें रिटर्न करेगा। इसी तरह से अगर हम कहते हैं सिलेक्ट ID नेम एंड सैलरी, और अब एम्प्लॉय टेबल से वो वाले उनके रिटर्न करो जिनका नेम हार्दिक है। सपोज जो 1 के साथ एम्प्लॉय है उसका नेम हार्दिक है और 4 के साथ जो उसका नेम भी हार्दिक है, तो ये हमें 1 और 4 रिटर्न कर देगा और उनके नेम्स रिटर्न कर देगा, लाइक हार्दिक, एंड इसका नेम भी हार्दिक है और इनकी सैलरीज हमारी हैं 20,000 एंड 30,000, तो ये हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, वेयर क्लॉज से हम क्या दे रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं, किसी भी कॉलम के ऊपर हो सकती है वो, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास इसी में ही वेयर में हम एंड और 2 ऑपरेटर्स यूज करते हैं कई बार। उन ऑपरेटर्स को देख लेते हैं क्या है। सेलेक्ट करें कॉलम 1 कॉलम 2 एक टेबल से जहाँ पे कंडीशन हम 2 कंडीशंस दे रहे हैं। ठीक है, अब एक कंडीशन की बजाय हम क्या चाहते हैं कि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हों। एंड क्या होता है, दोनों कंडीशंस को फुलफिल करेगा तब वो रिटर्न करेगा। और के केस में क्या होगा, आपका दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी तो आपको रिटर्न कर देगा। सो सेलेक्ट ID नेम सैलरी फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 2,000 एंड एज इज लेस देन 25। तो अब एज भी चेक करेगा और सैलरी भी चेक करेगा। तो अगर एज 2,000 से ज़्यादा है और सैलरी 25 से कम है, ऐसे ही एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स हमें वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। और के केस में हमने यहाँ पे क्या लगाया, कंडीशंस लगा रहे हैं जितनी आप लगाना चाहते हैं। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिंगल ही हो सकती है। सो मल्टीपल कंडीशंस दी हमने और उसमें और यूज़ की है, तो वो अब क्या करेगा, जिनकी सैलरी 2,000 से ज़्यादा है या जिनकी एज 25 से कम है, ऐसे सभी एम्प्लॉयज़ की जो डिटेल्स हैं वो हमें रिटर्न कर देगा।
नेक्स्ट है हमारे पास अपडेट क्वेरी। अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम 1 इज इक्वल्स टू वैल्यू 1, कॉलम 2 इज इक्वल्स टू वैल्यू 2, कॉलम n इज इक्वल्स टू वैल्यू n, वेयर कंडीशन। ठीक है, अब कई बार हम अपडेट कराना चाहते हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं उन्हें चेंज करा देना चाहते हैं। लाइक हम पहले सपोज कंपनी है वो कुछ अलाउंस जो है वो 1000 दे रही थी, अभी वो चेंज करके अलाउंस सपोज 2000 देना चाहती है। ठीक है, या इसी तरह से कुछ चेंजेस करना चाहती है कंपनी, अपडेट करना चाहती है। जो जिनकी भी डेजिग्नेशन सपोज प्रोजेक्ट मैनेजर की थी, उनकी सैलरी करंटली 1 लाख थी, तो अभी वो क्या करना चाहते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उनके डेजिग्नेशंस के अकॉर्डिंग क्या करना चाहते हैं, उनकी सैलरी 1,20,000 करना चाहते हैं। ठीक है, तो हर इंडिविजुअल की करने के बजाय वो क्या करें, जहाँ पे भी जो डेजिग्नेशन है किसी एम्प्लॉय की वो PM है, वहाँ पे क्या कर दो, वैल्यू को अपडेट कर दो। सैलरी को क्या कर देंगे, 1 लाख की बजाय 1,20,000 हो जाएगी। ठीक है, सो देखिए इसी तरह से अगर हम एक क्वेरी देखते हैं, सो अपडेट EMP सेट एड्रेस इज इक्वल्स टू पुणे। एड्रेस क्या सेट करें, पुणे करें, जहाँ पे ID क्या है 6 है। सो एक जहाँ पे भी ID 6 होगी, ID क्या है आपकी प्राइमरी है, तो सिंगली एम्प्लॉय की ID 6 है, तो वहाँ पे क्या कर दिया जाए, एड्रेस में पुणे कर दिया जाए। किसी का एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे एड्रेस चेंज करना है, तो उस तरह से हम वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं अपडेट क्वेरी। इसी तरह से देखिए अपडेट EMP सेट एड्रेस इज इक्वल्स टू पुणे, जहाँ पे सैलरी एंड सैलरी इज इक्वल्स टू 10,000। ठीक है, यहाँ पे वेयर कंडीशन रह गई, सो वेयर सपोज ID इज इक्वल्स टू 5। ये अगर हम वेयर नहीं लगाते हैं, देखो अगर वेयर नहीं लगाते हैं तो भी ये क्वेरी चलेगी। अब वेयर नहीं लगाना है, हमने क्या करना है, सभी एम्प्लॉयज़ का एड्रेस क्या कर दिया, पुणे कर दिया, और सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्या कर दी, 10,000 कर दी। ठीक है, इस क्वेरी से क्या हो जाएगा, वेयर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इस केस में क्या होगा कि सभी एम्प्लॉयज़ का एड्रेस क्या हो जाएगा, पुणे हो जाएगा, और सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्या हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम वेयर कंडीशन नहीं लगाएंगे तो सभी एम्प्लॉयज़ के ऊपर वो चेंजेस आ जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव डिलीट क्वेरी विच इज यूज टू डिलीट 1 और मोर रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। ठीक है, तो उसके लिए सिंटेक्स क्या रहेगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, एग्जांपल डिलीट फ्रॉम EMP एम्प्लॉय टेबल में से जो EMP टेबल है वहाँ से डिलीट कर दीजिए कौन सा रिकॉर्ड, जहाँ पे ID क्या है 6। ठीक है, तो ID जहाँ 6 है वो क्या कर दीजिए, रिकॉर्ड कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से हम डिलीट फ्रॉम EMP लिखेंगे तो क्या करेगा, वो सभी रिकॉर्ड्स को, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें सभी को डिलीट कर देगा, सभी रिकॉर्ड्स को क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा। ठीक है, तो अब हमने देखी डिलीट से रिलेटेड 3 कमांड्स, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, ये दोनों कमांड्स क्या हैं, DDL हैं। ठीक है, इतना भी पूछ सकते हैं, और DML है डिलीट कमांड। और डिलीट कमांड जो करेगी वो क्या कर सकती है, एक रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकती है, 2 को भी, और ऑल रिकॉर्ड्स को भी डिलीट कर सकती है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और ट्रंकेट कमांड भी क्या कर रही है, डिलीट कर रही है, लेकिन ये सभी को, ऑल को ही डिलीट करेगी। और ड्रॉप क्या कर रही है, आपका जो स्ट्रक्चर है प्लस जो आपके रिकॉर्ड्स हैं उन सबको डिलीट कर देती है। ठीक है, ये डिफरेंस है आपका इन तीनों कमांड्स में जो डिलीट से रिलेटेड है। नेक्स्ट वी हैव लाइक क्लॉज। तो कई बार क्या होता है, हमारे टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन है, उन वैल्यूज़ को हम क्या करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं और फेच करते हैं अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। 2 ऑपरेटर्स हमारे यहाँ यूज़ हो रहे हैं, परसेंट एंड अंडरस्कोर। परसेंट रिप्रेजेंट करता है 0, 1 या मल्टीपल कैरेक्टर्स को, और अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टर को, सिंगल नंबर या कैरेक्टर को। ठीक है, तो इसके एक बार देख लेते हैं हम किस तरह से वर्क करता है ये। तो देखिए अगर हमने लिखा है वेयर सैलरी लाइक 200%, ठीक है, तो उसके इसका मतलब 200 से वो स्टार्ट होनी चाहिए, उसके बाद में कुछ भी आ सकता है। सो अगर 2000 वो भी ये रिटर्न करेगा, और 20,000 होगा वो भी रिटर्न करेगा। इसी तरह से 2 लाख होगा वो भी रिटर्न करेगा, या 2005 है तो वो भी रिटर्न करेगा। मतलब बाद में कुछ भी हो सकता है, बाद में अकरेंस जो है वो किसी भी नंबर की कितनी मर्जी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी लास्ट में हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम बोलते हैं परसेंट 200%, तो इट मीन्स स्टार्टिंग में भी कुछ भी हो सकता है और बाद में भी कुछ भी हो सकता है। 200 किसी भी पोजीशन में होगा अगर सैलरी में, तो वो उन रिकॉर्ड्स को आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, जैसे अगर 1200 है वो रिकॉर्ड भी इसके लिए वैलिड है, 2000 है तो वो भी चलेगा, और इसी तरह से 11201 है वो भी चलेगा। 200 आना चाहिए उसमें। एंड नेक्स्ट वी हैव वेयर सैलरी लाइक अंडरस्कोर 00%। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी नंबर अलाउड है, उसके बाद डबल जीरोज आनी चाहिए। ठीक है,
तो इसका मतलब 0 0 होना चाहिए सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, और फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी एक नंबर चलेगा, चाहे 1 2 3 इस तरह से कोई भी नंबर चलेगा, और परसेंट है लास्ट में, तो इट मीन्स बाद में भी कुछ भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सिर्फ कॉन्स्ट्रेंट आपके पास क्या है कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्या होना चाहिए, 0 एंड 0। ठीक है, तो 1 0 0 5 अगर किसी की सैलरी होगी तो रिटर्न करेगा ये, 2 0 0 0 6 किसी की सैलरी है तब भी रिटर्न करेगा, 5 0 0 0 0 0 है तब भी रिटर्न करेगा। ठीक है, सेकंड और पोजीशन थर्ड पोजीशन पे अगर 0 0 है तो वो सभी सैलरीज को ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। नेक्स्ट आपके पास है वेयर सैलरी लाइक 2_% सो यहाँ पे क्या है कि स्टार्ट किससे होना चाहिए, 2 से होना चाहिए, और लेंथ कितनी होगी, एटलीस्ट 3 लेंथ होगी। 2 को मिलाकर 2 अंडरस्कोर हैं तो क्या बनता है कि 3 कैरेक्टर्स एटलीस्ट होंगे ही होंगे, और परसेंट है साथ में, तो देखिए वो कितना मर्जी भी हो सकता है कि अगर परसेंट यहाँ पे फर्स्ट परसेंट है और सेकंड परसेंट है तो उसमें भी कितने मर्जी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या क्या रिटर्न करेगा। 2 है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, सपोज 0 है, यहाँ पे कुछ है नहीं है, परसेंट की अकरेंस 0 भी हो सकती है और कुछ हो भी सकता है, लाइक 1 है देन 0 देन 1। तो अगर इस तरह से सैलरी है तो वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट 2 से होना चाहिए, और अगर 234 है तो भी रिटर्न करेगा, 2400 है तब भी रिटर्न करेगा, और इसी तरह से 25,625 है तब भी रिटर्न करेगा। ठीक है, स्टार्ट 2 से होना चाहिए और मिनिमम 3 कैरेक्टर्स या नंबर्स एग्जिस्ट करते होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है वेयर सैलरी लाइक %2, तो यहाँ पे आपका एंड किससे होना चाहिए, 2 से एंड होना चाहिए। किसी की सैलरी अगर 12 है तब भी रिटर्न करेगा, 102 है तब भी, 12222 है, सपोज ये डॉलर्स में है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 12 अदरवाइज सैलरी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह से अगर 1222 है तो भी रिटर्न करेगा। ठीक है, तो लास्ट में अगर 2 होगा तब रिटर्न करेगा, अगर हम इस तरह से लाइक क्लॉज अपने यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट सैलरी लाइक _2%3, तो ये क्या कह रहे हैं, सेकंड पोजीशन पे तो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और एंड किससे होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। सेकंड पोजीशन पे 2 होना चाहिए और कुछ भी डिजिट साइन बिटवीन, एंड किससे होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। सो 1 2 1 3 1 2 0 3, ठीक है, कुछ भी 1 2 देन 0 0 0 3। तो ये इस तरह से जो भी सैलरीज होंगी वो सबको क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा रिकॉर्ड्स को। नेक्स्ट में आपके पास है 2 एंड देन यहाँ पे 3 अंडरस्कोर्स हैं, 3 अंडरस्कोर्स मिलके ये लाइन बनी हुई है। ठीक है, 3 अंडरस्कोर्स हैं, तो इट मीन्स 3 अंडरस्कोर्स का क्या मतलब हुआ, वहाँ पे एक अकरेंस होगी ही होगी। ठीक है ना, एक ही होगी और वो होनी ज़रूरी है। तो टोटल कितने डिजिट बन जाएंगे, 5 डिजिट बन जाएंगे। तो 5 डिजिट का होना चाहिए जो भी अमाउंट सैलरी है उसका अमाउंट, और स्टार्ट किससे होना चाहिए, 2 से, और एंड किससे होना चाहिए, 3 से। यहाँ पे बाकी के नंबर 0 से 9 तक कोई भी आ सकते हैं, यहाँ भी 0 से 9, यहाँ पे भी 0 से 9 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट 2 से और एंड 3 पर होना चाहिए। तो ये है आपका लाइक क्लॉज। कई बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एक आध क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो इसे एक बार अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपके पास टॉप, लिमिट और रो नम क्लॉज। तो टॉप क्लॉज जो सिक्वल में होते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, हम उसे यूज़ करते हैं फेच करने के लिए टॉप n रिकॉर्ड्स को। ठीक है, तो जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, सपोज हमारे टेबल में रिकॉर्ड्स हैं 1000, तो उसमें से हमें टॉप के 10 रिकॉर्ड्स चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टॉप क्लॉज। अभी सिक्वल में हम टॉप यूज़ करते हैं, लेकिन माई सिक्वल में हम यूज़ करते हैं लिमिट। तो अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है कि टॉप 5 रोज चाहिए हमें, और माई सिक्वल में कौन सा क्लॉज यूज़ होगा, लिमिट क्लॉज यूज़ होता है, और ओरेकल में कौन सा क्लॉज यूज़ होता है, रो नम क्लॉज होता है। सेम उसी के लिए शुरुआत की स्टार्टिंग की नंबर ऑफ रोज फैच करने के लिए। तो देखिए क्या सिंटेक्स रहेगा, सेलेक्ट टॉप नंबर फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, सेलेक्ट टॉप 3 रिकॉर्ड्स लेगा और उनका सभी डेटा, सभी जो उनके फील्ड्स हैं वो सभी रिटर्न करेगा, और एम्प्लॉय टेबल से लेगा। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में जो भी फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स होंगे वो उन रिकॉर्ड्स का कंप्लीट डेटा वो क्या करेगा, आपको रिटर्न कर देगा। इसी तरह से अगर माई सिक्वल में अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट 3, और इसे ही अगर ओरेकल में लिखना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर रो नम इज लेस देन इक्वल्स टू 3।
जहाँ पे रो नंबर क्या है लेस देन इक्वल्स टू 3, वो वाले जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट वी हैव ऑर्डर बाय क्लॉज। तो देखिए ऑर्डर बाय क्लॉज हम क्यों यूज़ करते हैं, सॉर्ट करने के लिए। अपने डेटा को हमें जब भी सॉर्ट करना है तो हम कौन सा क्लॉज यूज़ करते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज। तो सेलेक्ट के साथ ही यूज़ हो रहा है, सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन है और साथ में ऑर्डर बाय। जिस भी कॉलम के थ्रू आप ऑर्डर करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं, उस कॉलम को लिखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है, अगर आप डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो आपको DESC लिखना पड़ेगा, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय नेम सैलरी। तो यहाँ पे क्या, नेम के अकॉर्डिंग वो उसे ऑर्डर कर देगा। अगर सिमिलर नेम होता है तो फिर सैलरी के अकॉर्डिंग ऑर्डर करेगा, सॉर्ट करेगा, तो और वो आपको रिटर्न कर देगा। इसी तरह से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग। तो अगर हमारे नेम्स हैं सपोज ABCD से इस तरह से स्टार्ट हो रहे हैं, आगे कोई नेम्स हैं, तो फर्स्ट वाली क्वेरी में तो क्या करेगा, अगर हमारा यहाँ पे E है तो सॉर्ट करके कैसे दे देगा, आपको रिटर्न कर देगा ABCDE। ठीक है, और अगर हम सेकंड क्वेरी रन करते हैं तो कैसे करेगा वो EDCBE। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो एज इट इज रहेंगी टेबल में। ठीक है, मतलब इन्हीं की रिकॉर्ड्स ही शो करेगा, ऑब्वियसली सैलरी इसी की शो करेगा। ठीक है ना, D की सैलरी E की नहीं बना देगा। जो कंप्लीट रिकॉर्ड है वो कंप्लीट ही आपका अकॉर्डिंग टू नेम के अकॉर्डिंग ही सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज क्या करेगा, आपका जो आइडेंटिकल डेटा है उसे अरेंज कर देगा ग्रुप्स में। ठीक है, अगर सपोज कॉलेज में ही हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं। अब हम चाहते हैं, या प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि उनके डेटा क्या हो कि एक इसी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में बट जाए। ठीक है, अभी हमने एम्प्लॉयज़ का डेटा रखा हुआ है, अब हर एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग तो उसकी डेजिग्नेशन है यहाँ पे साथ में स्पेसिफाइड है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास लिस्ट इस तरह से आ जाए कि जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो हमें दिख जाएं ग्रुप्ड वे में, और एसोसिएट हैं वो अलग से दिख जाएं, और जो प्रोफेसर्स हैं वो अलग से दिख जाएं। ठीक है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करेंगे। तो देखिए दिस ग्रुप बाय क्लॉज फॉलोज द वेयर क्लॉज इन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट एंड प्रिसीड्स द ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्लॉज किसके बाद आएगा, वेयर के बाद आएगा। वेयर के बाद आता है ग्रुप बाय क्लॉज, और अगर प्रेजेंट होगा ऑर्डर बाय तो ऑर्डर बाय इसके बाद आएगा। यही सीक्वेंस रहती है। ठीक है, ये सीक्वेंस आपने याद रखनी है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। कई बार इसी के बेस पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है कि हमें सीक्वेंस ही नहीं पता होती, ऑर्डर बाय यहाँ पे लगा दिया या ग्रुप बाय कहीं और लगा दिया। तो अकॉर्डिंगली आपने चेक करना है कि यही सीक्वेंस होनी चाहिए, सबसे पहले वेयर, देन ग्रुप बाय, एंड देन आपकी ऑर्डर बाय। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशंस, ग्रुप बाय कॉलम 1 कॉलम 2, ऑर्डर बाय कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, अगर कॉलम ऑर्डर बाय एग्जिस्ट करता है, कोई आप देना चाहते हैं, किसी तरह से सॉर्ट करना चाहते हैं तो देंगे, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से वेयर भी अगर कंडीशन आप देना चाहेंगे तो देंगे, अदरवाइज स्किप हो सकती है। तो ग्रुप बाय देखिए यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, सेलेक्ट नेम सम सैलरी फ्रॉम EMP ग्रुप बाय नेम। तो अब ग्रुप कर देगा ये नेम को। सपोज आपके पास जो डेटा है वहाँ पे 2 राम नाम के एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, तो एक राम की एम्प्लॉय की सैलरी है 10,000, एक ही है 2,000। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको अब नेम रिटर्न करेगा, सिंगल नेम देगा। अब नेम सम कर देगा दोनों की सैलरीज का 30,000, और इस तरह आपको ये डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, और कोई अगर नेम है सपोज जॉन है या कोई और है तो वो नेम एज इट इज़ रहेगा, और उसकी सैलरी 15,000 तो 15,000 उसकी सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी अगर ग्रुप बाय कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे राम नाम से हैं तो क्योंकि उसका सम डिस्प्ले करा दिया तो यहाँ पे उसका सम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है सेलेक्ट के साथ, और यहाँ पे हम एलिमिनेट कर देते हैं सभी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को, और जो यूनिक रिकॉर्ड्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही फेच करे हैं। तो सपोज यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, कोर्सेज होते हैं, तो अगर एक बच्चे ने अलग अलग कोर्सेज में एनरोल किया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, सिर्फ एक ही उसकी डिटेल चाहिए, हमें एक ही बार डिटेल चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर उसने अलग से सी लर्निंग कोर्स में भी किया हुआ है, C++ लर्निंग में भी किया हुआ है, जावा में भी किया हुआ है, तो
हम उसे सारी डिटेल बार बार उसकी 3 जगह हम डिटेल्स नहीं सेव करना चाहते। हम क्या चाहते हैं कि यूनिक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल्स हम फेच करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो डुप्लीकेट वहाँ से क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगे। सो यहाँ पे देखिए सिंटेक्स सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगेगा हमारा यहाँ, कॉलम 1 कॉलम 2 उन कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे टेबल से, जहाँ पे कंडीशन अगर देना चाहते हैं कंडीशन दे दी यहाँ पे। ठीक है, तो सेलेक्ट करेगा डिस्टिंक्ट सैलरी एम्प्लॉय टेबल से, ऑर्डर बाय सैलरी। सैलरी को अब यहाँ पे हम क्या करें, सॉर्ट करें। अगर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, किसी की सैलरी है 10,000, किसी की है 20,000, फिर किसी की 10,000 है, 15,000 है। अब वो क्या कर रहा है, हमें ये सैलरीज रिटर्न करके दे रहा है। डिस्टिंक्ट देगा तो एक ही बार देगा 10,000, उसके बाद सॉर्ट भी कर रहा है वो सैलरी के अकॉर्डिंग। सो 10,000 देन 15,000 एंड आफ्टर दैट 20,000। तो जो भी हमें उसके कॉलम्स चाहिए वो साथ में वो कॉलम्स हमें डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट वी हैव ग्रांट कमांड। ग्रांट कमांड आपकी क्या है, एक डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, अभी तक हमने देखी DDL एंड DML। नेक्स्ट हमारे पास आता है DCL, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और इसमें हमारी 2 कमांड्स आती हैं, ग्रांट कमांड एंड रिवोक कमांड। तो ग्रांट कमांड जो है ये हमारे किस लिए यूज हो रही है, ताकि हम क्या करें कि प्रिविलेजेस जो अपने डेटाबेस के ऊपर हैं, किसको देना चाहते हैं और कितनी देना चाहते हैं, वो सब हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो DCL बेसिकली जो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है वो हमारा क्या करिए, कंट्रोल करिए कि डेटा को कौन किस तरह से यूज कर पा रहा है। ठीक है, कि सिर्फ हमें किसी को रीड की परमिशन देनी है या राइट की भी देनी है, एक्सेस करने की परमिशन किस तरह से देनी है किस तरह से नहीं देनी है, वो हमारा डिसाइड करती है ग्रांट कमांड। So grant command is specifically used to provide privileges to database objects for a user. This command also allows user to grant permissions to other users too. ठीक है, तो एक यूजर को हमने कुछ परमिशंस दी हैं तो वो आगे फर्दर हायरार्की में और यूजर्स को भी परमिशंस ग्रांट कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, ग्रांट प्रिविलेज नेम एंड देन ऑन ऑब्जेक्ट नेम टू यूजर नेम। एग्जाम्पल देखिए, ग्रांट इंसर्ट सेलेक्ट ऑन EMP टेबल टू राम। तो यहाँ पे हम क्या करें, इंसर्शन की और रीड करने की, सेलेक्ट करने की, उस डेटा को फेच करने की किसे प्रिविलेजेस दे रहे हैं, राम को दे रहे हैं, और कौन से टेबल के लिए दे रहे हैं, EMP के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम परमिशंस को ग्रांट कर सकते हैं किसी भी यूजर को। नेक्स्ट वी हैव रिवोक कमांड। दिस इज अवर सेकेंड DCL कमांड। ठीक है, DCL में आएगा, ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में आएगा। 2 ही हमारी कमांड्स हैं, ग्रांट एंड रिवोक DCL में। तो ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा यूजर प्रिविलेजेस को जो भी हमने किसी डेटाबेस पर दी हुई हैं किसी भी यूजर को। सो इट डज ऑपरेशंस अपोजिट टू द ग्रांट कमांड। ग्रांट कमांड के बिल्कुल ऑपोजिट चलेगा। जो हमने प्रिविलेजेस ग्रांट कमांड के थ्रू किसी यूजर को दी थी वो ये क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, व्हेन अ प्रिविलेज इज रिवोक्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर यूजर यू, देन द प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू ऑल अदर यूजर्स बाय यूजर यू विल बी रिवोक्ड। ठीक है, तो अगर हमारा कोई भी यूजर है, यू है सपोज, हमने उसे क्या दिया, परमिशंस दी हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रांट, और इसने आगे क्या किया था, ग्रांट कर दी थी परमिशंस जो इसके अंडर थे, सपोज यूज करना चाह रहे थे डेटाबेस। तो अब क्या होगा, जब भी हम रिवोक करेंगे इसकी प्रिविलेजेस, तो इनकी प्रिविलेजेस जो इन्हें दी हुई हैं, इसने अपने अंडर जो लोग हैं उनकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, रिवोक हो जाएंगी। ठीक है, और इसके लिए आपका सिंटेक्स क्या रहेगा, रिवोक प्रिविलेज नेम ऑन ऑब्जेक्ट नेम फ्रॉम यूजर। रिवोक इंसर्ट और सेलेक्ट की हमने प्रिविलेज दी थी इसे, तो अब वो क्या करें, हम रिवोक कर रहे हैं ऑन डेटाबेस। जो भी आपका ऑब्जेक्ट का नेम है, सपोज टेबल नेम हमारा है EMP, और जो पर्सन है जिसे यूजर नेम जिसे दी थी उसका नाम क्या था, राम, तो उसे से हम क्या लेंगे, वापस ले लेंगे। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं ग्रांट और रिवोक में। DCL कमांड जो ग्रांट करी है परमिशन वो क्या है, ग्रांट कमांड, और ये रिवोक जो है वो एक DCL कमांड है जो रिवोक करी है, रिमूव करी है परमिशंस को। ये असाइन करती है एक्सेस राइट्स यूजर्स को, और ये रिवोक कर लेती है यूजर से एक्सेस राइट्स। और इसके लिए यू नीड टू स्पेसिफाई द परमिशंस फॉर ईच यूजर, यू नीड टू स्पेसिफाई द परमिशंस। इफ एक्सेस फॉर वन यूजर इज रिमूव्ड, ऑल द पर्टिकुलर परमिशंस फ्रॉम प्रोवाइडेड बाय दैट यूजर विल बी रिमूव्ड। तो यहाँ पे अगर हमने कर रिमूव किया तो सभी से क्या हो जाएंगी, वो परमिशंस रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हमें हर यूजर के लिए स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन सी परमिशंस हम देना चाहते हैं, रीड की, रीड राइट की, रीड। ठीक है, तो जो भी परमिशंस हम देना चाहते हैं स्पेसिफाई करेंगे। व्हेन द एक्सेस इज डिसेंट्रलाइज्ड, ग्रांटिंग परमिशंस विल बी इजी। तो जब भी डिसेंट्रलाइज्ड मोड में होता है हमारा एक्सेस, तो उस केस में क्या रहती है, ग्रांटिंग परमिशंस ईजी हो जाती हैं।
लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सेस होती है, इफ़ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सेस रिमूविंग द ग्रांटेड परमिशन, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड वे में परमिशंस देना ईजी है, लेकिन वापस लेना मुश्किल है। ठीक है, हर इंडिविजुअल से हमें लेनी पड़ेंगी परमिशंस, तो वो डिफ़िकल्ट रहेगा। लास्ट हमारे पास क्या बचती है, TCL, दैट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, वहाँ लास्ट क्या था, डेटा कंट्रोल, कि कौन एक्सेस कर पाएगा कौन नहीं। अब हम ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं कि कब वो रोल बैक कर सकती है और कब वो कमिट कर रही है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास दो कमांड्स आती हैं, कमिट एंड रोल बैक कमांड। कमिट एंड रोल बैक कमांड। कमिट क्या करेगी, आपकी एक ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है जो हम कर रहे हैं परमानेंटली सेव करने के लिए चेंजेस। कमिट जब भी हम करेंगे तो जितने भी चेंजेस उससे ऊपर हमने किए हुए हैं प्रीवियस कमिट्स के बाद, वो सभी चेंजेस क्या हो जाएंगे, डेटाबेस में सेव हो जाएंगे। सो द डेटाबेस कैनॉट रीगेन इट्स प्रीवियस स्टेट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इट। तो जितनी भी इसके ऊपर सपोज कुछ भी हमने क्वेरीज रन की हुई हैं, तो जब भी हमने SQL कमिट किया तो जो भी चेंजेस हमने उसके बाद उससे पहले किए हुए हैं, ठीक है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, डेटाबेस में सेव हो जाएंगे। और इसी तरह से रोल बैक करने से क्या होगा, जो भी हमारे चेंजेस हैं, ठीक है, प्रीवियसली हमने कमिट किया हुआ है सपोज, उसके बाद हमने बहुत सी कमांड्स रन की, लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं, बहुत जो कमांड्स हमने रन की उनको हम क्या चाहते हैं कि वो सेव ना हो, उनमें उनके थ्रू जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो सेव ना हो डेटाबेस में, तो हम क्या कर देंगे, रोल बैक कर देंगे। सो रोल बैक इन SQL इज अ ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज which is used to undo the transactions that have not been saved in DBMS. So this command is only be used to undo changes since the last commit. तो जब हमने लास्ट टाइम कमिट की है सिर्फ वहीं तक ये रोल बैक करेगा, उससे ऊपर नहीं। ठीक है, उससे पहले वाली हमारी जो उस कमिट से पहले वाली होंगी वो डेटाबेस में सेव हो चुकी हैं। तो इस तरह से हम क्या दे सकते हैं, रोल बैक क्वेरी रन कर सकते हैं। SQL रोल बैक लिखेंगे तो जो उससे ऊपर की हमने क्वेरीज रन की हुई हैं वो सारे के होंगे, वो सेव नहीं होंगे डेटाबेस में। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, SQL सेशन। होप आप लोगों को सभी क्वेरीज समझ में आई होंगी और सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।